फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हमने प्रीवियस सेशन में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर थर्ड सेमेस्टर जो कि स्टैटिस्टिक्स मेथड्स का सब्जेक्ट होता है, उसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद के नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आपने शेयर नहीं किया सेशन को, तो आप सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने साथियों को जिनका भी एग्जाम्स है स्टैटिस्टिक्स मेथड्स का। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर लीजिए सेशन को। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम 30 क्वेश्चन से देखेंगे, फिर बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी। संचयी आवृत्ति आवृत्ति होती है तो बढ़ती हुई, घटती हुई या फिक्स्ड या रैंडम। तो जो संचयी आवृत्ति होती है वह किस तरीके की होती है, तो इंक्रीजिंग या बढ़ती हुई। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डाटा विच हैव बीन कलेक्टेड बाय द इन्यूमरेटर ड्यूरिंग द सर्वे और कॉल्ड। सर्वेक्षण के दौरान प्रगणक द्वारा या जो सर्वेयर होता है डायरेक्ट उसके द्वारा ही डाटा को एकत्र किया जाता है, तो उस डाटा को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा, रो डाटा या फिक्शियस डाटा। तो उस डाटा को तो हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी डाटा, जो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है डाटा इन्यूमरेटर द्वारा या सर्वेयर द्वारा। और सेकेंडरी डाटा किसको कहते हैं, तो ये भी देख लीजिए। सेकेंडरी डाटा वे डाटा होते हैं जो पहले से ही किसी अन्य स्रोत से एकत्रित किए जा चुके होते हैं और उसके द्वारा फिर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर से उपयोग किए जाते हैं। ये डाटा पहले से मौजूद स्रोतों से जैसे कि सरकारी रिपोर्ट्स, शोध लेख, पुस्तकें, इंटरनेट आदि से प्राप्त होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक डाटा के बीच प्रमुख अंतर ये होता है कि प्राथमिक डाटा जो रहता है उसको प्रत्यक्ष रूप से पहली बार डाटा को एकत्र किया जाता है, जबकि जो द्वितीयक या सेकेंडरी डाटा रहता है वह पहले से ही उपलब्ध रहता है, तो हमें बस उसको उपयोग में लाना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। इफ द मीन इज 250 and the standard deviation is 235, so then CV coefficient of variation is, यदि माध्य 250 है और मानक विचलन 235 है तो CV या कोएफिशिएंट वेरिएशन या भिन्नता गुणांक कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम देख लेते हैं। मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और हमें निकालना क्या, कोएफिशिएंट वेरिएशन। तो इसमें हम कोएफिशिएंट वेरिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो इसमें मान को पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 94। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा 94। इसमें यह फॉर्मूला भी याद रख लेना, कभी फॉर्मूला ही पूछ ले तो ऑप्शन में देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो हमारा प्रीवियस सेशन का ही रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्टली यह क्वेश्चन लिए गए हैं पेपर से ही जो रिपीट होते गए। तो इसमें जो संभावना रेंज होती है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना की रेंज 0 से 1 होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ डेसाइल इज ऑल्सो नोन एज, पांचवा डेसाइल भी जाना जाता है मोड, मीडियन, मीन या एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा मीडियन या माध्य का। ठीक है, जो पांचवा डेसाइल होता है उसको क्या मीडियन के नाम से या माध्य का से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज 13, द पॉपुलेशन वेरिएंस इज, यदि किसी जनसंख्या का मानक विचलन 13 है तो जनसंख्या विचरण होगा। तो इसमें भी फॉर्मूला ही पुट करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशंस या एस डी स्क्वायर्स। ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो इसमें मान को पुट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 13 लिखना है और 13 का स्क्वायर करना है तो 169। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, 169 होगा। ठीक है, जनसंख्या का विचरण वेरिएंस मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग होता है। यदि मानक विचलन 13 है तो यदि मानक विचलन कितना है, 13 है, तो जो हमारा वेरिएंस है या जनसंख्या विचरण होगा 169 होगा, 169 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द मीन डेविएशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज 8888 इज, मान 888 या 888 का माध्य विचलन, प्रसरण और मानक विचलन क्या है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 0 आएगा। इस सवाल में दिए गए मान सभी 8 है। जब भी सभी समान मान होते हैं तो उनका माध्य विचलन, प्रसरण और मानक विचलन 0 होता है क्योंकि कोई भी विचलन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इक्वल टू 9x माइनस 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 7, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज, यदि y बराबर 9x माइनस 8 और x का एस डी 7 है तो y का एस डी कितना होगा। तो हमें देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है नीचे। यदि y बराबर एक्स प्लस बी के रूप में कोई रेखीय संबंध होता है जहां a और b गुणांक होते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर केवल गुणांक a का प्रभाव पड़ता है। इसलिए y, अगर y बराबर 9x माइनस 8 तो y का एस डी एक्स के एस डी का गुणांक a से गुणित होगा या गुणा करेंगे तो x
का एच डी कितना होता है 7 है और ए बराबर कितना है 9, तो y का एच डी होगा तो एच डी वाई इक्वल टू 9 इंटू एच डी एक्स, तो 9 इंटू 7 आ जाएगा तो 7 ठीक है 63 इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 160, 200, 180, 300, 280, 320, 400। निम्नलिखित डेटा का माध्यिका खोजें। 160, 200, 180, 300, 280, 320 और 400। तो सबसे पहले दिए गए डाटा को आरोही क्रम, यही हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था, ये इसके ही जैसा क्वेश्चन था लेकिन दूसरा क्वेश्चन था वो। तो हम उसको बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में जमाते हैं माध्यिका को निकालने के लिए, और जो सेंटर का मान रहता है हम उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, यदि विषम होगी संख्या तो, और यदि सम होगी तो फिर दोनों का सेंटर का लेंगे और उसका औसत निकालेंगे। ठीक है, तो जो इसको आरोही क्रम में जमाने के बाद इसका सेंटर का मान कितना था? 280। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, माध्यिका निकाली है इसमें मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोड ऑफ डाटा 29888789874। तो इसमें आंकड़ों का बहुलक है, तो इसमें डाटा को देख के लग रहा है कि कौन सी संख्या जो रिपीट हुई है सबसे ज़्यादा बार। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा 8, क्योंकि 8 ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9C 9 इज इक्वल टू 9C और 9 किसके बराबर है? तो हम इसमें देख लेते हैं जो एन सी के का सामान्य एन सी के एक फॉर्मूला रहता है, तो जहाँ पर एन इक्वल टू के आ जाता है, यदि एन की वैल्यू के की वैल्यू के समान होती है या एक जैसी होती है तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1। यदि यहाँ पर दे रखा है C 9 और 9 तो इसका आंसर 1 आएगा, और यदि इसकी जगह 10 C 10 भी दे रखा रहता तो इसका भी आंसर 1 आता। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट करिएगा। यहाँ पर एन इन्वर्टेड कॉमा अल्प विराम दे रखा है ना, तो अल्प विराम की जगह एन अल्प विराम की जगह यहाँ पर 9 आएगा, फिर 9 8 इंटू 7 इंटू ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, 9 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सोल्व होता है। तो इसमें आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि यदि एन इक्वल टू के होगा तो उसमें हमेशा वैल्यू 1 आएगी, मतलब कि उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसको एन कर लीजिए और इसको के, और एन इक्वल टू के इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राविंग अ क्लब कार्ड आउट ऑफ ए 52 कार्ड इज 52 पत्तों में से एक क्लब कार्ड निकालने की प्रायिकता होती है। तो जैसे कि 52 पत्ते होते हैं तो उसमें क्लब कार्ड कितने होते हैं? तो 13 होते हैं क्लब कार्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वैसे ऑप्शन बी आएगा, और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक डेक में 52 पत्ते होते हैं, उसमें 13 क्लब पत्ते होते हैं। किसी एक क्लब में पत्ते को निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 30 अबव 15 इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगाया है। ठीक है, बस याद उसमें इतना रखना है कि हमें 13 कितने होते हैं? 13 क्लब कार्ड होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड आर 20 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द न्यू मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर। वितरित वस्तुओं का माध्यिका और स्टैंडर्ड डेविएशंस क्रमशः 20 और 4 है। जो माध्यिका है 20 है और मानक विचलन कितना है? 4 है। यदि प्रत्येक आइटम में 2 की वृद्धि की जाए, यदि माध्यिका में 2 बढ़ाएंगे और मानक विचलन में 4, मानक विचलन में भी 2 बढ़ाएंगे तो नया माध्यिका और नया मानक विचलन कितना होगा? तो इसमें सीधी सी बात है, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, सी। वो कैसे आएगा? तो इसमें नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे कि इसमें लिखा है जब प्रत्येक आइटम में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है तो माध्यिका भी उसी संख्या से बढ़ जाती है, लेकिन मानक विचलन अपरिवर्तित रहता है। मानक विचलन में आप कितना ही बढ़ाओगे तो वो परिवर्तित नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये डायरेक्ट सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो माध्यिका कितनी होगी? माध्यिका पहले कितनी थी? 20, तो उसमें हम 2 प्लस कर देंगे तो 22 आ जाएगा, और जो मानक विचलन था वो 4 था। तो हम मानक विचलन में भले कितना ही इंक्रीज करे डिक्रीज करे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना आएगा? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द 10 आइटम इज 12 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 18। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 वस्तुओं का योग 12 है और उनके वर्गों का योग 18 है। तो मानक विचलन है 10 वस्तुओं का योग कितना है? 12 है, और उनके वर्गों का योग कितना? 18 है। तो मानक विचलन कितना होगा? तो इसका भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन दे रखा है वैसे। इसमें एक तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं मानक विचलन का। ठीक है, और इसमें एक और फॉर्मूला है कि आप पहले मीन निकालेंगे, फिर मीन निकाल के वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे आ जाएगा। फिर उसके बाद वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सॉल्व करके आप एक बार इसको
पेन कॉपी लेकर ट्राई कर लीजिएगा कॉपी पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 3/5, ठीक है, 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हिस्टोग्राम इज सुटेबल फॉर द डाटा प्रेजेंटेड एस, ये भी रिपीटेड हुआ है, हिस्टोग्राम प्रस्तुत किए गए डेटा के लिए प्रयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा कंटिन्यूस ग्रुप द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरवल क्लासेस फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर्स ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मान का माप है। तो केंद्रीय मान का माप क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन या क्वार्टाइल या मीन डेविएशन। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन है, माध्य का, ठीक है, मीडियन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी। और ये सारे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, ये सभी किसके माप है, विचरण के, ठीक है। और माध्य का कितने किसके माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने अभी तक चैनल या टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो उससे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस और नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। विच वन ऑफ द गिवन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज कंसिडर्ड बेस्ट, फैलाव के दिए गए उपायों में से कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन से या कोएफिशिएंट वेरिएशंस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा स्टैंडर्ड डेविएशंस। फैलाव के उपाय में से स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन को सबसे अच्छा माना जाता है। यह डेटा के मापों के फैलाव का अधिक सटीक माप प्रदान करता है और सभी डेटा बिंदुओं को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 30, है ना। वॉट विल बी द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इफ द 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। यदि 20 अवलोकन का औसत 30 है, यदि प्रत्येक अवलोकन में 5 जोड़ा जाए तो नए सेट का औसत होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा 35, ठीक है। यदि 20 अवलोकन का औसत कितना हो रहा है, 30 है। तो इसमें देख लेते हैं सॉल्यूशन में, यदि हर अवलोकन में एक समान संख्या 5 जोड़ी जाती तो उसका मतलब है कि औसत भी 5 से बढ़ेगा, ठीक है। अगर पहले औसत 30 था तो प्रत्येक अवलोकन में 5 जोड़े गए तो नया औसत होगा तो 5, ठीक है, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, विच मेजर्स ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी इज स्पेशली यूजफुल इन केस व्हेन द आइटम्स आर नॉट ससेप्टिबल टू मेजरमेंट इन डेफिनेट यूनिट्स। इज एग्जाम्पल इन द केसेस ऑफ इंटेलिजेंस, एबिलिटी, एफिशिएंसी। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है विशेष रूप से उपयोगी है जब वस्तु निश्चित इकाइयों में मापने के लिए संवेदनशील नहीं होती है, जैसे कि बुद्धिमत्ता, क्षमता, दक्षता आदि के मामलों में। देखो फिर से सुनना, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है विशेष रूप से उपयोगी जब वस्तुएं निश्चित इकाइयों में मापने के लिए संवेदनशील नहीं होती, जैसे कि बुद्धिमत्ता, क्षमता, दक्षता आदि के मामलों में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ना, वो ऑप्शन बी है, मीडियन आएगा। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग मीडियन है, क्योंकि मेरी रिसर्च के अनुसार। बाकी इसमें कई जगहों पर मोड भी दे रखा है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, लेकिन अभी के हिसाब से मीडियन है। और इसका आप कमेंट सेक्शन में भी, यदि आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्वेश्चंस आपकी बुक में आपने जहाँ से स्टडी की है तो उसके हिसाब से तो आप कमेंट सेक्शन में आपका व्यू दे सकते हो, ठीक है। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर्स ऑफ ए लोकेशन विल बी सुटेबल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया। भारत में अधिकांश लोगों की जनसंख्या का आकार निर्धारित करने के लिए स्थान का कौन सा माप उपयुक्त है। तो भारत में अधिकांश लोगों की जनसंख्या का आकार निर्धारित करने के लिए स्थान का कौन सा माप करने के लिए स्थान का कौन सा माप उपयुक्त है होगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी है, मोड है। इसमें भी मीन, मोड और मीडियन में कन्फ्यूजन है, तो इसका भी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। वैसे अकॉर्डिंग मोड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनिक मीन गिव्स मोर वेटेज टू। हार्मोनिक माध्य को अधिक महत्व देता है स्मॉल वैल्यूज, लार्ज वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज या नेगेटिव वैल्यूज को। तो जो हार्मोनिक मीन होता है या हरात्मक माध्य बोलते हैं हम इसे हिंदी में, हरात्मक माध्य, ठीक है। जो हरात्मक माध्य अधिक महत्व देता है स्मॉल वैल्यू या छोटे मान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एम डी क्यू डी और पी स्टैंड्स फॉर मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिल और परसेंटाइल रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन देन इज ट्रू। यदि एम, क्यू, डी और पी क्रमशः माध्यिका, चतुर्थक, दशमलव, प्रतिशत तक है तो उनके बीच में कौन सा संबंध सत्य है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, है ना, 52 का डी हो गया 53। द एम ऑफ टू नंबर्स ऑफ द 6.5 एंड देयर जी एम इज ए 6, फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6.5 है तथा उनका गुणोत्तर माध्य 6 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि यह सोल्व करवा दिया गया है प्रीवियस सेशन में, जहां हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 13 क्वेश्चन देखे थे ना, उसमें भी ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप उधर कवर कर लीजिएगा। और जो अभी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइड्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशो। प्रथम चतुर्थक आवृत्ति वितरण को अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो प्रथम चतुर्थक आवृत्ति, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 1:3, डी करेक्ट ऑप्शन है। प्रथम चतुर्थक जो फर्स्ट क्वार्टाइल है Q1 डेटा को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। Q1 डेटा का पहला भाग 25% है, इसका मतलब Q1 के नीचे कुल डेटा 25% और ऊपर 75% भाग होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन द सहसंबंध गुणांक की सीमा किसके बीच है होती है? तो -1 से +1 के बीच में। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, -1 से +1 के बीच में। यदि आपने यूट्यूब पर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी, और व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर नए नए क्वेश्चन मिलते रहते हैं, MCQs एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम से, और इन्फॉर्मेशन भी अपडेट्स डेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द जियोमेट्रिक मीन्स ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट BYX एंड BXY इज इक्वल टू। दो प्रतिगमन गुणांक BYX और BXY का ज्यामितीय माध्य बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, सहसंबंध गुणांक। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक बराबर होता है BYX इंटू BXY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोबेबिलिटी डेट अ लीप ईयर विल हैव 53 संडेज इज। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की संभावना है। तो ये सॉल्यूशन आप देख सकते हो इसमें, जैसे कि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जो इसमें 52 हफ्ते, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। 2 अतिरिक्त दिन किसी भी सप्ताह में 2 दिन हो सकते हैं, उनमें संडे भी हो सकते हैं। यदि इनमें से एक रविवार होता है तो उस साल में 53 रविवार होंगे। तो 53 रविवार का बोला इन्होंने लीप वर्ष में, तो जो उसकी संभावना होगी तो क्या होगी इसमें, जैसे कि टोटल आउटकम्स, वही वाला फॉर्मूला लगाना, प्रोबेबिलिटी वाला। फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि 2 हो रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो रहे हैं, जैसे कि सोमवार, रविवार से सोमवार, और सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से बुधवार, बुधवार से गुरुवार, गुरुवार से शुक्रवार, शुक्रवार से शनिवार, शनिवार से रविवार। तो एक रविवार से सोमवार और शनिवार से रविवार, ये 2 आउटकम हो रहे हैं हमारे फेवरेबल। ठीक है, और टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो रहे हैं, 2/7। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2/7। ठीक है, बी। ये कैसा है, लीप ईयर में 53 संडेज, और 1/7 जो रहेगा, जो ए आएगा ये नॉन लीप ईयर में आएगा। ठीक है, नॉन लीप ईयर में आएगा तो 1/7 या 1/7 आएगा, 2/7 में लीप ईयर में आएगा। तो अभी फिलहाल के रूप में करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अ फैमिली ऑफ पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। पैरामीट्रिक वितरण का एक परिवार जिसमें माध्य विचरण के बराबर होता है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ ए एंड बी, या डी नेदर ए एंड नॉर बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द ग्रुप द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉट द हिस्टोग्राम कैन नॉट बी ड्रॉन। यदि समूहीकृत बारंबारता वितरण नहीं है तो हिस्टोग्राम नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, सतत या कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सम स्क्वायर्स ऑफ ए डेविएशंस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज इज व्हेन टेकन अबाउट मीन। मानो कि एक समूह के विचलनों का योग वर्ग माध्य के सापेक्ष होता है, इक्वल, मैक्सिमम या मिनिमम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, मिनिमम। जो मानो कि एक समूह के विचलनों का योग वर्ग माध्य के सापेक्ष होता है तो मिनिमम होता है। अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।